ओके सो हेलो एवरीवन, नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ साहित्य और समाज के बारे में। ये साहित्य और समाज की जो एक डिबेट है, ये अक्सर ये रहती है कि समाज का जो दर्पण है वो साहित्य है, और अक्सर ये जिम्मेदारी कि समाज में जो एक लगातार परिवर्तन आता है, इसमें साहित्य का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ी भूमिका है। ये प्रश्न हमेशा उठता आया है, उठता रहेगा। मैं इस बारे में आपसे थोड़ी देर अपने विचार शेयर करूंगा। सबसे पहली बात तो मुझे ये लगता है कि धीरे धीरे जब से लिबरलाइजेशन चालू हुआ, तब से भारतवर्ष में कहीं पे साहित्य का पतन होना भी शुरू हुआ। जो अक्सर ये माना जाता है कि गरीबी में, कष्ट में, संघर्ष में कविता फूटती है, कविता जन्म लेती है, ये बात बहुत गलत भी नहीं है। क्योंकि जब तक हम लोग सिर्फ दो कपड़े, दो पैंट, कम जरूरतें, सादा जीवन, उच्च विचार की जीवन शैली में जी रहे थे, तब तक अगर आप ध्यान से देखिए तो एक साहित्य में एक तेज, एक चेतना, एक क्रांति, एक आग जैसी लगी हुई थी। और भारत ने साहित्य की दिशा में वाकई में समाज को दर्पण दिखाने का काम किया। और ये जो दर्पण था, ये वो दर्पण नहीं था जिसके सामने आप खड़े हो गए और आपने कहा मैं बड़ा खूबसूरत लग रहा हूं। ये वो दर्पण था जो आपको सिर्फ आपका जो बदसूरत चेहरा है, जो अगली फेस जिसको बोलते हैं, सिर्फ वो दिखाने का काम करता था। जिस तरह से मैं जब बड़ा हो रहा था तो मेरा काफी संबंध भोपाल शहर में भी, उसके अलावा भी भारत के कई बड़े साहित्यकारों के साथ रहा। एक तरफ रामधारी सिंह दिनकर, भवानी प्रसाद मिश्र जैसे कवि, जी हाँ मैं गीत बेचता हूं, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूं। दूसरी तरफ निराला और मैथिली शरण गुप्त जैसे आदर्श। मेरे आसपास ही मेरे घर में बहुत आना जाना था। शरद जोशी, दुष्यंत कुमार, ऐसे महान व्यंग्यकार, लेखक, शायरों का। हरिशंकर परसाई, जिनने एक ऐसे व्यंग्य का जन्म किया, शरद जोशी और खास तौर पे हरिशंकर परसाई ने, जिनने भारत की राजनीति, भारत के सामाजिक व्यवस्था, भारत के मध्यम वर्गीय परिवार, भारत के मध्यम वर्गीय वैल्यू सिस्टम, इसके ऊपर तरह तरह के व्यंग लिख के हमारे सामने प्रस्तुत किए। वहीं दुष्यंत कुमार जैसे तेजस्वी लोग थे जिन्होंने अपनी शायरी से, यहाँ दरख्तों के साय में धूप लगती है, या दुकानदार तो सब मेले में लुट गए, तमाशबीन दुकानें लगाकर बैठ गए, समथिंग लाइक दैट, या कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। सुभद्रा कुमारी चौहान, मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। इन सब लोगों से मेरा काफी मिलना जुलना था। मैं बहुत छोटा था, इन्हीं के सामने धीरे धीरे बड़ा हुआ और यही मेरे आदर्श बनते गए। और जब साहित्यकार जो होते हैं, भले आप उनसे मिलें चाहे ना मिलें, उनसे आम आदमी का जीवन जुड़ा हुआ था। कवि समारोह के चलते, मुशायरों के चलते, साहित्यकारों की चर्चाओं के चलते, धर्मयुग, साप्ताहिक, हिंदुस्तान, मलयालम, मनोरमा, ऐसी तमाम भाषाओं में हजारों मैगजीन्स थी जिनमें साहित्यकार लगातार निबंध लिखते थे, कविताएं लिखते थे,
जितने भी न्यूज़पेपर्स थे उनमें एक पेज होता था जिसमें कि कविताएं छपती थी, लेख छपते थे, निबंध छपते थे, लघु कथाएं छपती थी। जो हमारे राजनीतिज्ञ थे वो लोग अपने भाषणों में कवियों का, साहित्यकारों का कुछ ना कुछ एग्जाम्पल देते थे। जो हमारी फिल्में थी, जो इसको हम पॉपुलर फिल्में बोलते हैं, कमर्शियल फिल्में थी, उनमें कहीं ना कहीं अच्छी भाषा, साहित्य, समाज से जुड़ी हुई बात चलती थी। जो गाने होते थे उनमें बहुत बड़े साहित्य को, बहुत बड़े दर्शन को, समाज के बहुत बड़ी समस्याओं को बहुत ही अच्छे शब्दों में सुरीला बना के, पिरो के हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता था। आमतौर पे एक मध्यम वर्गीय घर के बच्चे को कम से कम 5-6 अच्छी कविताएं, जिनमें देशभक्ति की कविताएं, श्रृंगार रस की कविताएं, वीर रस की कविताएं, करुणा की कविताएं, ये तो कंठस्थ होती ही थी। जब घर में मेहमान आते थे तो बच्चों को खड़ा किया जाता था कुछ कविताएं सुनाने के लिए, भले ही हकलाते हुए, घबराते हुए, सर में यूं यूं खुजली करते हुए, टूटी फूटी तरह से सुनाते हो, पर कुछ तो सुनाते ही थे, कुछ तो साहित्य के साथ जुड़े ही हुए थे। दिवाली, होली, गर्मी की छुट्टियां होती थीं, जिसमें काफ़ी मजाक भी होता है कि गर्मी में नौका विहार का, या पूर्णिमा की रात में नौका विहार पे निबंध लिखो, पर किसी ना किसी विषय पे निबंध लिखने पड़ते थे। वो निबंध लिखने के लिए एक बच्चा जो था वो आम जिंदगी से जुड़ता था, उसको देखता था, अनुभव करता था और उस पर कुछ लिखता था। कुछ ना हो तो भी गिरी से गिरी हालत में साहित्य को एप्रिशिएट करने की, साहित्य को समझने की क्षमता तो कम से कम एक आम आदमी रखता ही था। कुछ नहीं हो तो कॉलेज स्कूल में इश्क हो जाए तो हर किसी की डायरी में 4-5 गालिब के शेर, या भले ही उनका स्तर बहुत अच्छा ना हो पर कुछ तो शेर व शायरी जुड़ी ही रहती थी। कहने का मतलब यह है कि एक आम आदमी की जिंदगी साहित्य से अछूती नहीं थी। कहीं ना कहीं तो साहित्य उसके जीवन को क्रॉस करके जाता ही था। अब जैसे हमारी फिल्मी भाषा में कहते हैं कट टू, एक सीन के बाद कहते हैं, समझिए 1990 का सीन दिखाया, कहते हैं कट टू 2020, मतलब सीधे अब आप देखिए नया दृश्य है, सन 2020 का दृश्य है। आप अपने इर्द गिर्द ही देखिए, अपने ही बच्चों को देखिए, वो बच्चे साहित्य से कितना जुड़े हैं अब आप खुद देखिए। क्या वो 5 कवियों के, 5 साहित्यकारों के नाम बता सकते हैं? क्या उनने 5 निबंध लिखे हैं जो कि भारत के परिवेश को, भारत के समाज को दर्शाते हों? ये एक प्रश्न उठाने वाला विषय है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज साहित्य हमारे जीवन से दूर होता गया। क्या इसके लिए वो बच्चे जिम्मेदार हैं, या वो साहित्यकार जिम्मेदार हैं, इन्होंने साहित्य लिखना ही छोड़ दिया? और साहित्य के नाम पे आज बच्चे क्या जानते हैं? रियलिटी शो, कॉमेडी शो में जो छोटी मोटी कुछ सुन लेते हैं वो। कितने बच्चे हैं आज भारत के बड़े शहर, मिडिल शहर, 3 टियर, छोटे शहर के, जो कवि सम्मेलनों में जाते हैं, मुशायरों में जाते हैं? कौन से वो न्यूज़पेपर और मैगजीन्स हैं जिनमें अभी भी कविताएं छपती हों स्तर की? एक ये 15 अगस्त 26 जनवरी को लिखने वाली कविताएं नहीं, ये झूठी देशभक्ति की कविताएं नहीं, सैनिकों के मर जाने में झूठे घड़ियाली आंसू बहाने वाली सरकारी कविताएं नहीं। एक दिल से निकली, एक पीड़ा से निकली। जैसे गंगा का स्रोत गंगोत्री है, इस तरह एक स्रोत अंदर हो जहां से निकली हुई कविता, जिसको कहते हैं फूटी हुई कविता। ऐसी कविता, ऐसी साहित्य, ऐसी कहानियां, ऐसे निबंध, ऐसे उपन्यास, ये कहां गए? और अगर कहीं गए तो क्यों गए? ये एक प्रश्न उठना चाहिए।
कहीं ऐसा तो नहीं कि लिबरलाइजेशन के बाद हम लोग इतने ज्यादा कंफर्टेबल हो गए अपनी जिंदगी में। एक नया जो कैपिटलिज्म आया, एक जो कंज्यूमरिज्म आया, उसमें हम लोग पिज्जा किंग और एडिडास, नाइकी, आडंबर भरी दुनिया में, मॉल्स में जाने में, शॉपिंग करने में, ये छुट्टियों में बाहर घूमने में, सस्ते टिकटों में बैंकॉक जाने में, गोवा जाने में, कहीं इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा व्यस्त तो नहीं हो गए? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि हम लोग वो बर्थडे पार्टीज जो कि माँ गुलगुले खिला के, दही, कच्चा दही खिला के, टीका लगा के बच्चों को एक माँ बाप बैठ के उनके जीवन के बारे में एक नया दर्शन अच्छी भाषा में बताते थे, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि वो चकाचौंध की बर्थडे पार्टीज में इतने ज़्यादा हम लोग खो गए कि हम भूल ही गए कि जीवन में साहित्य, कविता मात्र साहित्य ही नहीं है, एक ऐसा आईना है जो हमको विश्व में कोई और दिखा नहीं सकता, एक सच्चे दोस्त के, एक सच्चे वेलविशर के अलावा। यही कारण है कि आज समाज में जो भी कमियां हैं वो या तो टीवी चैनल की गाली गलौज के मार्फत पता चलती हैं, और इतनी ज्यादा गाली गलौज हो जाती है कि हम भूल ही जाते हैं कि चर्चा किस विषय में हो रही थी, या फिर राजनीतिज्ञों के, सरकारों के विज्ञापनों से ही पता चलता है हाँ शायद ऐसी कोई प्रॉब्लम है, शायद इसलिए ये लोग इतने विज्ञापन निकाल रहे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं बंबई में रहता हूं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो समस्या है यहाँ के बच्चों को समझ में तभी आई जब ये विज्ञापन निकलने लगे, और उनको ये भी नहीं समझ में आया कि भाई ये क्यों हो रहा है, कौन सी ऐसी बच्चियां जो नहीं पढ़ती हैं, हमारे अगल बगल में तो जितनी बच्चियां सारी पढ़ाई करती हैं, तो ये हो क्या रहा है ड्रामा, जिसको दुष्यंत कुमार ने बड़ा अच्छा कहा था कि इतने इश्तहार चिपके हैं दीवार में कि कोई दरार नजर नहीं आती। तो कहीं हम साहित्य का जो रूप है वो इन इश्तहारों ने तो नहीं ले लिया। हमारे जीवन से अचानक ये साहित्य क्यों गायब हो गया? और तीसरा जो प्रश्न है वो ये उठना चाहिए कि जब ये कोरोना की समस्या हमारे सामने आके खड़ी हुई, जब सब लोग घरों के अंदर बंद हो गए, आने जाने का, कोई समाज में मिलने जुलने का, ये आडंबर भरी पार्टियां फेंकने का, मॉल्स में जाने का, ये जब सारे रास्ते बंद हो गए, तो ऐसा क्या हुआ कि अचानक लोगों के जीवन में फिर से एक बार पुराना साहित्य, पुरानी कहानियां, कविताएं सब फूट फूट के निकल आई। एक सेकंड जरा मैं एडजस्ट करूं। ये अचानक ऐसे कैसे हुआ? आप देखिए, जो नेटफ्लिक्स वगैरह जिसको बोलते हैं, इन सब में भी आप देखेंगे कि जो चीजें पिछले 3-4 महीने में इनने रिलीज की हैं वो सारी कहीं ना कहीं लिटरेचर से जुड़ी हुई या इतिहास से जुड़ी हुई हैं। घरों में लोग अब वो गाने नहीं गा रहे हैं जो कि 10 गाने बेस्ट सेलर्स या बेस्ट चार्ट्स में आया करते थे। अब लोग वो पुराने गाने गा रहे हैं जिनमें कहीं कविता छुपी हुई है, साहिर, मजरू, शैलेंद्र, ये सबको याद आ रहे हैं। लोग कैरियोके में भी वही गाने गा रहे हैं जिनमें कहीं ना कहीं कविता छुपी हुई है। लोग वही किताबें पढ़ने लगे अब जिनमें साहित्य छुपा हुआ है, गंभीर बातें छुपी हुई हैं, और जीवन को दर्पण दिखाने वाली, कटु सत्य दिखाने वाली बातें छुपी हुई हैं। एक जोश जगाने वाली, लोगों के दिलों को जोड़ने वाली, करुणा से भरी हुई, वात्सल्य रस वाली, श्रृंगार रस वाली, वीर रस वाली, शांत रस वाली, वही कविताएं लोग फिर से पढ़ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने यूं ही एक कविता, बहुत हल्की फुल्की कविता थी, माँ बाप के ऊपर पढ़ी, तो आप यकीन नहीं करेंगे वही कविता मुझे पलट पलट के कम से कम हजारों बार आई। मैंने रामधारी सिंह दिनकर की कविता वीर पढ़ी, वही मुझे पलट पलट के वापस आ गई, जबकि वो कठिन हिंदी में है, आज के बच्चों को समझ में भी ना आए, लेकिन फिर भी वही कविता पलट पलट के वापस आई। आपने देखा होगा वही रामायण और महाभारत ने ऐसा रिकॉर्ड स्थापित किया दूरदर्शन में, हालांकि देखें तो बहुत पुराना, कटा फटा, अजीब सा लगता है, पर इतना बड़ा उसने रिकॉर्ड स्टैब्लिश किया। कहते हैं कोई 80 करोड़ की उसकी व्यूअरशिप हुई, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है अपने आप में।
आज दूरदर्शन में लोग वही पुरानी उड़ान और ये सब पुराने सीरियल्स जो हैं फिर से देखने लगे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं साहित्यकारों के पुस्तकों पे आधारित थे। मैं फिल्म इंडस्ट्री में हूं और आज फिल्मों में भी मेरी बातचीत चल रही है रोज, तो लोग जो हैं प्रोड्यूसर्स और स्टूडियोज ये कह रहे हैं यार कोई पुरानी किसी नॉवेल पे या किसी अच्छे साहित्य पे फिल्में बनाओ। तो मैंने आपको 3 फेज बताए। एक फेज जहां पे साहित्य जीवन का एक ऐसा दर्पण था जहां लोग अपना बुरा चेहरा, अपना कटु सत्य देखना चाहते थे। फिर दूसरा ऐसा फेज आया जहां पे लोगों ने साहित्य को उठा के किनारे डस्टबिन में फेंक दिया, और आज कोरोना के बाद फिर से उसी साहित्य की तरफ लोग भागने लगे। और वो भी आपको एक फेज बताऊं जो शायद बहुत सारे लोग ना जानते हो। भारत ने जो स्वतंत्रता संग्राम का जो युद्ध लड़ा ब्रिटिश के अगेंस्ट, उसमें साहित्यकारों का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उनकी कविताएं सुन सुन के लोग प्रेरित होते थे और घर से ही जवान लड़कों को माँ बाप कहते थे जाओ हमारी लड़ाई लड़ो। 1962 के युद्ध में, 1965 के युद्ध में, 1971 के युद्ध में, और तो और 1991 के कारगिल तक के युद्ध में वीर रस की कविताओं ने हमारे जवानों को, हमारे युवाओं को, हमारे देश के लोगों को काफी प्रेरित किया, उत्साहित किया। और हम लोग सिर्फ बंदूकों और तोपों से नहीं, बल्कि एक तरह से अपनी भावनाओं से, अपने इमोशन से भी हमने एक युद्ध लड़ा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अभी जो चाइना के साथ लड़ाई हुई, एक भी कविता निकल के नहीं आई? क्यों नहीं फूटी? क्या कारण है कि इमरजेंसी के खिलाफ इतनी कविताएं, साहित्य, जोश भरी हुई क्रांतिकारी कविताएं लिखी गई, लेकिन देश में भी जो माहौल है एक अजीब सा कंज्यूमरिज्म का, सेल्फिशनेस का, करप्शन का, झूठ बोलने का, टोपीबाजी का, एक दूसरे को टोपी चढ़ाने का, उसके खिलाफ कविताएं कोई लिखता नहीं है। अब कविताएं जो हैं वो समाज के ऊपर, समाज की व्यवस्थाओं के अगेंस्ट नहीं, बल्कि सरकारों के ऊपर और सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उनके ऊपर लिखी जाती हैं, क्योंकि हम उनसे खुश नहीं हैं तो उनके ऊपर हम लोग उस वार करने के लिए लिखी जाती हैं। या फिर किसी तरह से टेलीविजन के रियलिटी शो में हमारा चयन हो जाए, हमें बुलाया जाए, इसके लिए थोड़ी फूहड़ टाइप की हल्की फुल्की कॉमिक कविताएं लिखी जाती हैं। व्हाट्सएप वगैरह में भी जो कविताएं सर्कुलेट होती हैं, मैंने देखा उनका स्तर बहुत ही निम्न होता है, और वो सारी की सारी जो हैं गैलरी को प्ले करने के लिए, किसी तरह से बस तालियां बजवाने के लिए एक फूहड़ता भरी कविताएं होती हैं। फिल्मों में भी आप देखिए जो गीत हुआ करते थे शैलेंद्र साहिर साहब के, बिछड़े सभी बारी बारी, जिन्हें नाज है इन पे वो कहाँ है। इस तरह की कविताएं, साहित्य, दर्शन हो जिनमें जीवन का या तो प्रेरित करें, इस तरह की चीजें ये गायब अचानक जो हो गई, मुझे ऐसा लगता है उसके पीछे एक विधिवत कारण है। और वो कारण ये है कि हम लोगों ने इतने साल की भुखमरी, इतने साल का संघर्ष, इतने साल की जो जिसको स्केर्सिटी बोलते हैं, उसके बाद जब कंज्यूमरिज्म और कैपिटलिज्म और लिबरलिज्म आया और अचानक विदेशी ताकतें हमारे यहाँ आ गई और उनने कहा ये खरीदो, वो खरीदो, ये खरीदो, वो खरीदो, और उसमें कहीं हम लोग खरीदने में, खरीदारी में इतने व्यस्त हो गए कि अपनी आत्मा की पुकार को हम दरकिनार कर दिया। उसी तरह से जैसे हमने धीरे धीरे विदेशों की तरह अपने घर जो बड़े बूढ़े हैं उनकी जो विजडम है उसको दरकिनार किया, उसी तरह जैसे हम लोगों ने अपनी जो करुणा है, जो एम्पैथी है, जो कंपैशन है सोसाइटी को लेके, उसको दरकिनार कर दिया, और हम सब लोग अपनी एक जीवन की होड़ में लग गए कि किसी भी तरह से बस भाग दौड़ के हम लोग अपनी जीवन की ऐसी आपाधापी, ऐसी भागदौड़ में लग गए कि हमने कहा भाड़ में गई दुनिया, भाड़ में गया देश, किसी तरह से हम बस अपना फार्म हाउस बना लें, अपना घर बना लें, 2 गाड़ियां खरीद लें, बच्चों को अमेरिका भेज दें पढ़ने, आईटी इंजीनियर बना दें। इस रेस में जो हम लग गए, इससे एक तरफ देखने में चकाचौंध तो बहुत बड़ी, पर समाज का पतन होता गया। और यह पतन इसलिए हुआ कि जो साहित्य होता है,
ये सिर्फ समाज का आईना नहीं होता है, ये समाज की आत्मा होती है। जिस समाज में आप देखेंगे साहित्य नहीं होता, वो समाज जर्जर जर्जर, ऊपर से तो ठीक दिखता है पर उसमें यूं उंगली मारो तो वो दीवार की सारी पतरी निकलने लगती है और वो अंदर से खोखला निकल जाता है। आज एक तरफ हम विश्वगुरु बनने का सपना देखते हैं और दूसरी तरफ विश्वगुरु बनने के लिए जो चाहिए, जो साहित्य चाहिए, जो एक आत्मा चाहिए, उसी को हम लोगों ने जर्जर और खोखला करने का भी सारा यत्न किया है। मेरी बात हो सकता है थोड़ी कड़वी लगे, थोड़ी बुरी लगे, और मैं ये एक बात जो आपसे कह रहा हूं, ये कोई ऐसा नहीं है छल कपट के साथ या कोई भाषण दे रहा हूं इसलिए बोल रहा हूं, ये मैं दिल से बोल रहा हूं। जो मेरी आत्मा महसूस करती है कि एक तरफ हम लोग विश्वगुरु बनने का सपना देखते हैं, पर विश्वगुरु बनने के लिए जो चीज चाहिए, आत्मा, जो साहित्य होता है, जो दर्शन होता है, उसको लगातार हम लोग कंज्यूमरिज्म के, सेल्फिशनेस के, ग्रीड के खंजरों से उसे घोंपते घोंपते मारने में लगे हैं। हमने कोई अपनी तरफ से कसर नहीं छोड़ी। हम कैसे साहित्य का विनाश करें, इस आत्मा का हम किसी तरह से गला दबा के इसको खत्म करें, क्योंकि जो आत्मा है ये कुरेदती है आपको, आपके कॉन्शियंस को कुरेदती है, या आपकी चेतना को, आपके जमीर को कहीं ना कहीं कुरेदती है, आपको जीने का एहसास दिलाती है। लेकिन हम जीने का एहसास रखना ही नहीं चाहते। हम चाहते ही नहीं है कि कोई हमें जगाए। हम सो के उठ तो गए हैं पर हम जगे नहीं हैं। और इसीलिए आप देखिए कई सारे दार्शनिक लोगों ने, भारतीय दार्शनिक लोगों ने बोला कि समाज सो रहा है, और समाज वाकई में सो रहा है। हम लोग आजकल सब लोग जो हैं राजनीतिक पार्टियों के भोंपू बन गए हैं। एक रिसर्च है जिसने बताया कि जो भारत है वो व्हाट्सएप का सबसे बड़ा कंज्यूमर है, और वो दो भाग में बटा हुआ है। 50% लोग सिर्फ गुड मॉर्निंग के मैसेजेस भेजने में लगे हैं, और 50% मैसेजेस सिर्फ किसी राजनीतिक पार्टी या किसी विचारधारा के भोंपू बन गए हैं। यहां तक हो गया है कि जितने कवि हैं वो सब लोग आज भोंपू बन गए हैं, या तो हास्य कवि बन गए या भोंपू बन गए। और हास्य भी ऐसा है जो कि कपिल शर्मा शो से कंपटीशन करने में लगा हुआ है। मैं कपिल शर्मा से कोई मेरी नाराजगी नहीं है, वो जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं, लेकिन वो एक मास एंटरटेनमेंट के लिए है। हम कविता छोड़ के हम लोग सब मदारी बन गए हैं, तमाशबीन बन गए हैं। और हो ये गया है कि साहित्य जो है वो दृश्य और दर्शक को अलग अलग करता है। साहित्य, कविता, लेख, निबंध, कहानियां, लघु कथाएं, ये जो है एक दृश्य दिखाती हैं, और हम दर्शक होते हैं। वो दर्शक उस दृश्य को देखता है, और जब वो दर्शक उस दृश्य को देखता है तो उसको एक दर्शन मिलता है, और उस दर्शन से वो अपने जीवन को एक रास्ते पे ले जाता है। और ये जब सारे लोग एक सामूहिक तरह से उसका जब उसको देखते हैं दृश्य को, तो समाज में एक दर्शन पैदा होता है, और वो जो दर्शन है वो समाज की चेतना को जगाता है, और वही चेतना है जो आपको विश्व गुरु या वर्ल्ड लीडर बनाती है। क्योंकि वो चेतना एक दृष्टा का काम करती है। दृष्टा कौन होता है? दृष्टा और दर्शक दोनों अलग चीजें होती हैं। दृष्टा वो होता है जो अपने अंदर जाके देख सके कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। समझे आप? जिस अध्यात्म की हम बात करते हैं, जो अल्टीमेट सत्य की हम बात करते हैं, जो हम मुक्ति और मोक्ष निर्वाण की बात करते हैं, वो क्या है? वो दृष्टा ही तो है। जब दृष्टा असली सत्य को देख सकता है तभी तो वो ईश्वर में लीन हो सकता है, तभी तो सरस्वती के साथ उसका मेल हो सकता है। बिना उसके कुछ नहीं है। और वो दिखाने का काम दृश्य करता है, और वो दृश्य साहित्य है। वही रामायण है, वही महाभारत है, वही वेद है, वही बाइबल है, वही कुरान है। सारा विश्व का जो साहित्य है यहीं से शुरुआत है उसकी। उसके बाद फिर उपनिषद है, उसके बाद फिर पुराण है, उसके बाद फिर कालिदास है, उसके बाद फिर तुलसीदास है, उसके बाद कबीर है, उसके बाद गालिब है, उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर है, उसके बाद दुष्यंत कुमार है। ये सब का सिलसिला वहीं से शुरू हुआ है। जैसे गंगोत्री से गंगा निकलती है, स्रोत उसका एक है, एक महादृश्य है,
उस महादृश्य को छोटे छोटे दृश्यों में ये साहित्यकार लोगों ने तोड़ा, और वही साहित्य की अलग अलग गंगा की धाराएं हैं। और वो सारी गंगा की धाराओं का काम क्या है? अंततः उन सबको समुद्र में जाके मिलना है। विश्व की कोई सी भी नदी हो, कहीं से भी शुरू होती हो, अल्टीमेटली उसको समुद्र तक पहुंचना ही है। और जिस सागर में जाके वो लीन होती है, उसके बाद उसका अपना अस्तित्व खत्म हो जाता है। फिर वो कितनी भी गंगा हो, उसको उस खारे पानी में ही मिलना है, जिसकी गहराई ऐसी अनंत है कि इंसान कभी समझ ना पाए। और वही जो है, वही जिसको हम लोग विश्व बोलते हैं, जिसको हम कॉस्मोस बोलते हैं, जिसको हम अल्टीमेट ट्रूथ बोलते हैं, जिसको हम ईश्वर बोलते हैं, जिस नाम से बुलाना है बुलाइए, जिसको हम सनातन बोलते हैं। वो सनातन क्या है? वो सनातन वही समुंदर है जो दृष्टा है, जिसको ईश्वर बोलते हैं, जिसको निरंतर बोलते हैं, जो ना कभी ना खत्म होने वाली ऊर्जा है। वहां तक पहुंचने के लिए गंगोत्री होना आवश्यक है। और वो जो गंगोत्री है, वही साहित्य, वही आपका दृश्य है, और हम मात्र दर्शक हैं। और वो साहित्य में इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो इस दर्शक के अंदर एक ऐसी चेतना का प्रवाह करे कि वो दृष्टा बन जाए। चाहे वो रामायण पढ़ के करे, चाहे वो वेद पढ़ के करे, चाहे वो पतंजलि का योगा पढ़ के करे, चाहे वो विवेकानंद पढ़ के करे, वो जो भी चाहे उठा सकता है, लेकिन उसको उस समुंदर तक मिलाने की शक्ति उस दृश्य में होनी चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कि आप कुछ पढ़ते हैं, निबंध या कोई किताब पढ़ते हैं, या कोई लेख पढ़ते हैं, या कोई फिल्म देखते हैं, और आप कहते हैं इसने मुझे झंझोर के रख दिया, और आपका जीवन परिवर्तन हो जाता है। मैंने ऐसे कई किस्से जानता हूं कि लोगों ने अपना जीवन खत्म करने का, ईश्वर ना करे कोई ऐसा करे, पर सुसाइड करने का निश्चय लिया था, और उनके हाथ में एक 10 लाइन की कविता पड़ गई, या कोई उनके एक किताब पढ़ गई, या कोई छोटी सी कहानी पढ़ ली, और उनका जीवन बदल गया, और उसके बाद उन्होंने अपना जीवन का जो है अलग राह पे निकल पड़े। और ये साहित्य का मतलब ये नहीं कि हर चीज किताब में हो। ये साहित्य का काम जो है, ये बड़े बूढ़े भी करते हैं, दोस्त भी करते हैं। आपको दादी माँ, नानी माँ कहानियां सुनाती हैं, दोस्त किस्से सुनाते हैं। आप जब पार्टी में, घर में जब शादियां होती हैं, माहौल बनता है, भीड़ लगती है, बड़े बूढ़े किस्से सुनाते हैं। हम मिलते हैं, आपस में पुराने किस्से सुनाते हैं। ये जो पुराने किस्से सुनाने की प्रथा है, ये भी अपने आप में एक तरह का साहित्य है। और मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं। अभी कुछ दिन पहले कोरोना के उसमें, मैं बहुत ज़्यादा ये करता नहीं हूँ, लेकिन एक दिन मेरे सारे परिवार के जितने लोग हैं, बहुत सारे उनमें अमेरिका में रहते हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ मेरी उम्र के हैं, कुछ बच्चे हैं। तो एक निश्चय हुआ कि हम लोग एक जूम में मीटिंग करते हैं। और उसमें एक मेरी यंग एक भतीजी है, अमेरिका में रहती है। उसने एक आइडिया दिया। उसने बोला एक काम करते हैं, आपके जीवन में कोई भी ऐसी घटना घटी हो, या ऐसी कोई कहानी हो जिससे लोगों को प्रेरणा मिले, या जो आपके जीवन में बड़ी महत्व रखती हो, ऐसी कहानी आप लोग 4-4, 3-3 मिनट में सुनाए सब लोग। एक इसने हम सबको सोचने पे मजबूर किया। हम सब लोग जितने थे, 30-40 लोग, सबने सोचा कि अच्छा ऐसी कौन सी कहानी है, और अपने जीवन की कोई एक ऐसी घटना हम सबने सोची जिसने हमारे जीवन को काफी प्रभावित किया हो। फिर एक के बाद एक सब लोगों ने जूम मीटिंग में अपने अपने जीवन की ऐसी ऐसी कहानियों का वर्णन करना शुरू किया। मैं आश्चर्यचकित रह गया। जब आदमी अपने जीवन से जुड़ी, अपने अनुभव से जुड़ी, अपनी आत्मा से जुड़ी कहानी सुनाना शुरू करता है, तो वो अपने आप साहित्य का रूप ले लेती है। उसको रिकॉर्ड तो किया था किसी ने, अब मुझे पता नहीं ये लोग इजाजत देंगे कि नहीं, पर ऐसी चीज को रिकॉर्ड करके अगर काट काट के छोटी छोटी कहानियां निकाली जाएं, आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। वो अपने आप में छोटी छोटी कहानियों की एक बहुत अभूतपूर्व पुस्तक जैसी बन जाएगी। कई बार तो मेरी आंखें गीली हो गई सुन सुन के वो कहानियां। उनमें इतना मर्म, इतनी वेदना, कई बार तो हास्य, कई बार जीवन के लिए दर्शन, शिक्षा, प्रेम,
संबंध, अलगाव, गुस्सा, ममता, ब्रदरहुड, इतनी सारी भावनाएं मुझे दिखी, एक जैसे एक रेनबो सा बन गया हो। रेनबो क्या है? रेनबो कोई अलग चीज तो है नहीं, एक रोशनी है, रोशनी तो एक ही है, रे तो एक ही होती है, पर वो जब रे प्रिज्म पे पड़ती है तो उसमें से 7 रंग निकलते हैं। ऐसे ही एक भाव या एक भावना या देखने की एक दृष्टि जब साहित्य के प्रिज्म से निकलती है तो वो भी 9 रसों का रूप ले लेती है, और उन रसों से ऐसी हम कहानियां, ऐसे भाव, ऐसे संबंध और ऐसे रिश्ते और सामाजिक दर्शन उससे निकलता है जो हमको जीवन में ढाढ़स, जीवन में आशा, जीवन जीने के तरीके, जीवन के संघर्ष में जूझना। इसीलिए आप देखिए जिन लोगों के जीवन में साहित्य बहुत ज्यादा छूता है, जो साहित्य बहुत ज्यादा होता है, वो जीवन जीने के भी तरीके बहुत अच्छे से ढूंढ लेते हैं, क्योंकि उनके पास पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है। आज जो हम शिकायत करते हैं समाज में खोखलापन आ गया है, कोई किसी का नहीं है, रिश्ते रिश्ते नहीं है, भाई भाई को नहीं पूछता है, ये इसी कारण है क्योंकि अपने अपने जीवन से हमने वो दृश्य जिसको हम साहित्य बोलते हैं उसको ही काट के निकाल दिया है। क्योंकि अब क्या हुआ है कि जो दर्शक है वो खुद ही दृश्य बन गया है। दर्शक हर समय तो अपनी फोटो डाल रहा है सोशल मीडिया में, दर्शक तो खुद ही ऐसी ऐसी बातें लिख रहा है, सोच रहा है इसके मुझे आरटी मिले, इसके लाइक्स मिले, इसके फॉलोज मिले। दर्शक जो है हर समय लाइव वीडियो जैसे मैं कर रहा हूं वही करने में लग गया है। दर्शक मेकअप कर करके एक एंगल से जहां से सबसे अधिक खूबसूरत दिखता है वही फोटो डालने में लग गया है। हर कोई आदमी समाज की जो स्थिति है उसको खूबसूरत तरीके से पेश करने में लग गया है। राजनीतिक जो है वो खुद ही कहानी सुनाने लगे हैं, कहानी सुनाने वाले राजनीतिकों की चापलूसी करने लगे हैं। हर आदमी छोटे छोटे तंबू गाड़ के एक अपने ही कुछ फंक्शंस, अपने ही इवेंट चलाने में लगा है। हर कोई इवेंट मैनेजर बन चुका है। हम खुद ही दर्शक बन गए हैं, हम खुद ही दृश्य बन गए हैं, अपने ही दृश्य को हम दर्शक बन के देख रहे हैं। हम खुद ही अपनी फोटो डाल के खुद को देख रहे हैं और हम कह रहे हैं वाह वाह वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। जिस साहित्य को जीवन के कॉम्प्लेक्स इश्यूज, जीवन और समाज की एक आत्मा के रूप में जिसका रोल होना चाहिए और होना चाहिए क्या है ही, अभी भी आप कोई अच्छा साहित्य पढ़ें, देखिए उस शाम आपकी बदल जाएगी। आप सुबह एक अच्छी कविता सुनिए, ये गाथा में ही सुनिए आप, यहां तो हजारों कविताएं, एक से एक अच्छी कविताएं, इन्हीं को सुनिए, आपका जीवन बदल जाएगा। मैंने माँ बाप के ऊपर जो कविता डाली थी, कम से कम 10-20 हजार लोगों ने कहा कि हम रो रो के थक गए। अगर 4 लाइनें माँ बाप की एक कविता की लोगों को रुला रुला के थका सकती हैं और माँ बाप के होने का, उनके संघर्ष का, उनके त्याग का एहसास दिला सकती हैं, तो आप सोचिए अगर समाज में साहित्य हो तो क्या से क्या हो सकता है। यही कारण है कि हम लोग रेवोल्यूशन की बात करते हैं, कभी आता नहीं है। समाज में बदलाव की बात पिछले 10-15 साल से चल रही, कुछ आया नहीं। क्यों? क्योंकि जब बिना रीढ़ की हड्डी, बिना जमीर की कविताएं लिखी जाएंगी, मदारी बनके डमरू बजाए जाएंगे, दीवारों पे इश्तहार चिपका दिए जाएंगे, उनको साहित्य का नाम दे दिया जाएगा, पूरी की पूरी एक जनरेशन को कॉन्वेंट स्कूल्स में भेज दिया जाएगा ताकि वो लोग गूगल की राइटिंग जो है वो सीख जाएं, जो कोडिंग है वो लिखना सीख जाएं, उसका साहित्य समझ जाएं और साहित्य को भूल जाएं। जब पूरी पूरी जनरेशन का जो सपना है समाज बदलने का नहीं होगा बल्कि समाज को किस तरह से चूस के आगे बढ़ने का होगा, तो फिर साहित्यकारों से और साहित्य से क्या उम्मीद की जा सकती है। ये मैं बड़ी वेदना, बड़े एक दर्द और अफसोस के साथ आपसे ये बात कह रहा हूं। बहुत व्यथित होता है मेरा हृदय प्रदेश ये सोच सोच के कि हम कहां जा रहे हैं। ऐसे में
सब कुछ खत्म भी नहीं हुआ है। कुछ लोगों ने बीड़ा उठाया है कि इस साहित्य का पुनर्जन्म करना होगा। जब पिताजी बहुत बुढ़े हो जाते हैं तो उनको लाठी का सहारा देना पड़ता है, दीवारें कमजोर हो जाती हैं तो उनको सहारा देना पड़ता है। पेड़ भी जब एक तरफ बहुत झुकने लगता है तो एक डंडा लगा के उसको सहारा करके खड़ा किया जाता है और खड़ा हो जाता है। ऐसा काम करने का बीड़ा गाथा ने उठाया है। मैं भी अपने लेवल पे कहीं ना कहीं उठाता ही रहता हूं। मैं कुछ ना कुछ साहित्य लिखता ही रहता हूं, साहित्य की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करता ही रहता हूं। और साहित्य का अर्थ सिर्फ कहानी और कविता ही नहीं है, साहित्य का अर्थ निबंध भी है, साहित्य का अर्थ नॉन फिक्शन भी है। जर्नलिज्म के माध्यम से भी काफी साहित्य पहुंचाया जा सकता है, फिल्मों के माध्यम से भी पहुंचाया जा सकता है, फिल्मी गीतों के माध्यम से भी पहुंचाया जा सकता है, स्टैंड अप कॉमेडी से भी साहित्य पहुंचाया जा सकता है। क्यों नहीं शरद जोशी और हरिशंकर परसाई जैसे व्यंग को, सरकाज़म को स्टैंड अप कॉमेडी में यूज किया जाए, लेकिन स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे सिर्फ गाली गलौज बचा है, माँ बहन की गालियां दो, और उसको हम लोगों ने साहित्य उसको स्टैंड अप कॉमेडी बोलना शुरू कर दिया है। तो आपको अब ये सोचना है कि अगर आप ही दृश्य और दर्शक बन जाएंगे तो फिर दृष्टा कैसे बनेंगे? तो फिर तो ये अध्यात्म की बातें करना, ये मोक्ष और निर्वाण की, सनातन की और धर्म की झूठी बातें सोशल मीडिया में करना, ये भी एक तरह का आडंबर ही है, एक तरह का झूठ ही है। ओढ़ा हुआ मुखौटा है, ओढ़ा हुआ व्यक्तित्व है, और ओढ़ा हुआ व्यक्तित्व तो कभी जीवन में आपको आगे ले जा नहीं सकता। ओढ़ा हुआ व्यक्तित्व तो समाज को कभी बदल सकता नहीं है। आज कोरोना की जो ये क्राइसिस है, इसने हम लोगों को एक बार फिर अपने अंदर झांकने का मौका दिया है। इसने एक बार फिर अभाव की स्थिति पैदा की है। इसने एक बार फिर संघर्ष की आग को छेड़ा है। इसने एक बार फिर अंदर की जो पीड़ा है उसको कुरेदा है। और मेरा ऐसा विश्वास है कि इससे अच्छा वक्त हो नहीं सकता है साहित्य को एक बार फिर से खड़ा करने का, और जो साहित्य की जो गंगा है उसको एक बार फिर से गौमुख से निकलने का। मेरी आप सब लोगों से प्रार्थना है कि मैंने जो आपको बोला इसके बारे में जरा चिंतन करिए। साहित्य को जिंदा करिए, अपने बच्चों को साहित्य की तरफ मोड़िए। किताबों में मन नहीं लगता, कोई बात नहीं, आजकल ऑडिबल बुक्स हैं, गाथा जैसी साइट्स हैं, हमारा स्कूल ऑफ क्रिएटिविटी जैसी संस्थाएं हैं, उनसे जुड़िए। माध्यम भले ही कोई सा भी हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप थिएटर में देख रहे हैं, आप अपने डिजिटल फोन में देख रहे हैं, अब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, विश्व ऐसा है, तो इससे भी लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसी पे आप यकीन नहीं करेंगे, मैं कई ऐसे लोगों से दोस्ती रखता हूं जो मेरे को 100 बेस्ट पोएम्स, 100 बेस्ट एसेज, ऐसी किताबें जो है पीडीएफ के माध्यम से भेजते रहते हैं। और मैं एक दिन मैंने निर्धारित कर रखा है अपने जीवन का, और उस दिन मैं बैठ के सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 10 या 11 तक, नॉर्मली हर संडे को 10-11 बजे तक मैं कम से कम एक किताब तो खत्म कर ही देता हूं। और मैं हफ्ते में कम से कम 2 किताबें जो हैं वो आधी पढ़ते पढ़ते मैं खत्म कर ही देता हूं। मैं दिन में 2-2.5 घंटे तो पढ़ने के लिए निकालता ही हूं, चाहे वो मैं अपने आईपैड पे पढूं, चाहे लैपटॉप में पढूं, चाहे फोन पे पढूं। लेकिन मुझे वो पसंद नहीं है। मेरा अब देखें तो कमरा असली किताबों से, मुझे जब तक पन्नों की खुशबू नहीं आती, थोड़ा पुराने टाइप का हो गया हूं, तब तक आनंद नहीं आता है। और आजकल टाइम भी ज्यादा, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, रेस्टोरेंट जाते नहीं है, नाई की दुकान में भी नहीं जाना पड़ता है, तो बाल काटने का भी झंझट नहीं, दाढ़ी भी नहीं कटानी है, टाइम काफ़ी मिल गया है। तो मैं इसका इस्तेमाल साहित्य को फिर से अपने जीवन में पुनर्जीवित करने का जो है वो प्रयत्न उसी तरह से कर रहा हूं जैसे मैंने पिछले 2-3 महीने में 15 से 20 किलो का वजन अपना कम किया है। मैंने मेडिटेशन, योगा को अपने जीवन में ओढ़ा है। मैंने आयुर्वेदिक खाना जो है अपने जीवन में नए सिरे से शुरू किया है। अपने जीवन में बहुत परिवर्तन किए। इसी तरह से मैंने साहित्य को भी अपने जीवन में एक बार फिर से पुनर्जीवित किया है। और मैं आपको अंत में दुष्यंत कुमार की ही बात बोलूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि हो नहीं सकता है। ये बहुत ज्यादा पॉलिटिकल बातें जो हैं, इससे हमें दूर हटना चाहिए।
हमें ये राजनीति में हर समय घुसे नहीं रहना चाहिए, इससे बाहर निकलना चाहिए और थोड़ा सा हमें साहित्य पढ़ना चाहिए। तब हमारे अंदर फिर से हिम्मत, करेज, हमारे अंदर एक नई चेतना और एक फिर से हमारे अंदर एक जमीर, कॉन्शियंस फिर से जगेगा, जो कि इन साहित्यकारों इन राजनीतिज्ञों का पर्दाफाश करने की हिम्मत हमको देगा। और वो हम कविता, निबंध, लेख किसी के भी माध्यम से कर सकते हैं। आप पढ़ी तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का साहित्य, सारी ले आइए शरद साहित्य और एक बार पढ़ डालिए, आपको समझ में आएगा मध्यम वर्गीय परिवार की समस्याएं क्या होती थी, क्या हम उससे मुक्ति पाया है, क्या समाज आगे बढ़ा है। आप पढ़ डालिए प्रेमचंद का हल्का फुल्का आप सारी कविताएं और आप देखिए कि हम आगे बढ़े हैं। ये जजमेंट आप लीजिए कि हम आगे बढ़े कि नहीं बढ़े। और अगर आपको ऐसा लगता है 50 साल पहले जो समस्याएं थी वो आज भी हमारे सर पे खड़ी हुई हैं, ये आपको सिर्फ साहित्य के दर्पण से पता चलेगा। और ये जो दर्पण है, समाज का जो रिफ्लेक्शन है, ये वो रिफ्लेक्शन नहीं है जिसमें आप सेल्फी की तरह से इंस्टाग्राम में अपनी खूबसूरत फोटो देख के वाह 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 लाइक्स करते हैं। ये सिर्फ डिसलाइक वाला दर्पण है। इस दर्पण में सिर्फ डिसलाइक है। इस दर्पण में रत्ती भर की लाइकिंग और आपकी प्रशंसा नहीं है। इसमें समाज के जो वो कोने हैं जहां पे गंद भरी हुई है वो आपको नजर आएगी, लेकिन वो इस तरह से नजर आएगी कि आपका मन करेगा कि मैं जाके इन कैरेक्टर्स को पकड़ लूं, इनकी मदद कर सकूं, किस तरह से मैं अपने योगदान से समाज को बदल सकूं। और यही साहित्य जो है समाज के उत्थान में काम आता है। और जब तक फिर से वो साहित्य का उत्थान नहीं होगा, फिर से एक बार वो पुनर्जीवित नहीं होगा, एक बार फिर से उसकी नींवों को हम सब मिलकर मजबूत नहीं करेंगे, तब तक ये विश्व गुरु का सपना जो देखने की हमारी चाह है, ये एक ढोंग और ढकोसला है। ये सिर्फ राजनीतिक लोगों द्वारा, राजनीतिक पार्टियों द्वारा हम सबको उनके आडंबर, उनके झूठ मूठ के इश्तहारों में व्यस्त रखने की एक कोशिश है, जिसके जंजाल में हम फंस चुके हैं। अगर हमें विश्व गुरु बनना है, अगर हमको अपने जीवन को एक मीनिंग देना है, एक अर्थ देना है, और निर्वाण और मोक्ष की बातें और ईश्वर में लीन होने की बातों में अगर वाकई में उस दिशा में जाना है, तो हमको साहित्य को जगाना होगा। मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि आप आज शाम से ही पुरानी किताबें खोलिए और साहित्य की गंगा में एक डुबकी तो मार के देखिए। आपको समझ में आएगा कि असली ईश्वर, असली मोक्ष कहाँ है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। अगर आपका कोई सवाल हो तो मैं ले सकता हूँ, वरना मेरे साथ जुड़ने के लिए मेघा जी, संपत जी, करण पटेल, अमेन गर्ग जी, दिनेश मगुदा जी, विजय सैनी जी, मुकुंद कपूर जी, अमित जी, अजय जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ मेरी बात से शायद आपका फ़ायदा हुआ, आगे सुनने वालों को कोई फ़ायदा होगा। आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं सोशल मीडिया में हर जगह हूँ। मैंने अभी VRA TV नाम से भी शुरू किया है, जिसमें मैं जीवन का सत्य, समाज का सत्य बहुत ही ईमानदारी से निकाल के लेके आ रहा हूँ। आप सब मुझसे जुड़ सकते हैं। आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझे भेज सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी मुझसे कोई पूछे मैं उसका जवाब दूँ। और यह आप लोग का बहुत प्रेम है कि आप लोगों ने मुझे इतनी हिम्मत दी है कि मैं निष्पक्ष अपनी बात जो है एकदम खरी तरह से आपके सामने ला सकूं। मेरी कोशिश रहेगी कि अपनी जितनी भी मेरी सांसें हैं, मैं समाज में एक ऐसा आईना बन के सामने आ सकूं जो आपको खरा खोटा सत्य दिखा सके, जिससे आपका, समाज का, साहित्य का, सबका भला हो। अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि गाथा जैसी ऐप्स को प्रोत्साहन दीजिए, उनसे जुड़िए, जिससे समाज का, आपका, आपके बच्चों का भला हो। धन्यवाद।